नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भारत की संसद में बहुत तरह के कानून या फिर बहुत तरह के बिल जो है वो हर समय प्रस्तुत किए जाते हैं और उन बिलों में से कई सारे बिल ऐसे होते हैं जो कि कोई गैर मंत्री यानी कि कोई ऐसा सदस्य जो कि इस समय सरकार में मंत्री नहीं है वो प्रस्तुत करता है। तो ऐसे बिल्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे बिल को हम कहते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। याद रखिए, इसका मतलब यह नहीं है कि यह बिल किसी विपक्षी पार्टी के सदस्य की तरफ से आएगा। प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है? कोई भी ऐसा सदस्य, चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी का हो या विपक्षी पार्टी का हो, कोई भी ऐसा सदस्य जो मंत्री नहीं है, अगर वो ऐसा कोई बिल प्रस्तुत करता है तो उसको हम प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। तो कांग्रेस के तिरुवनंतपुरम से जो सांसद है और एक बड़े नेता हैं शशि थरूर, उन्होंने इस समय क्या किया है? भारत की संसद में एक प्राइवेट मेंबर बिल प्रस्तुत किया है। और यह प्राइवेट मेंबर बिल क्या कहता है? यह कहता है कि भारत में राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया जो है उसको हमें ऑर्गेनाइज करना चाहिए। पुनर्गठन की प्रक्रिया को हमें व्यवस्थित करना चाहिए। अगर आपको कोई नया राज्य बनाना है, किसी राज्य का बंटवारा करना है, किसी राज्यों को आपस में मिलाना है, मतलब किसी भी तरह का पुनर्गठन अगर आपको करना है राज्यों का, तो हमको क्या करना चाहिए? उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना चाहिए कि यह काम कैसे होगा। तो अगले 5-7 मिनट में केवल आपको समझा दूंगा मैं कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन अभी कैसे होता है और डॉक्टर शशि थरूर जो है वो इस मामले में क्या रिकमेंडेशन दे रहे हैं, वो क्या कहते हैं। अगले 5-7 मिनट में केवल इस बात को समझ लेंगे। ये पूरी तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं, अगर आप अपनी तैयारी को एक सही दिशा, सही आकार देना चाहते हैं तो भैया अनअकैडमी का यूपीएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट हो रहा है फरवरी 15 यानी कि इस संडे को सुबह 9:30 बजे, दोपहर 2:30 बजे। आप जानते हो जैसे यूपीएससी का पैटर्न है, तो हर कोई इस टेस्ट में आ जाना। ये पूरी तरह से प्रीलिम्स का जो आपका पैटर्न है उसके आधार पे होगा। आपकी तैयारी को एक सही आकृति, सही दिशा ये प्रदान करेगा। ठीक है जी, तो इसमें बिल्कुल देरी नहीं करनी है, सबको जुड़ जाना है। चलिए वापस आते हैं हमारी चर्चा पे। तो भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 3 है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 3 क्या प्रावधान करता है? आर्टिकल 3 ये क्या करता है? ये संसद को राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति देता है। संसद को राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति प्रदान करता है। यानी कि याद रखिए, भारत में किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना हो, किसी भी राज्य के क्षेत्र को कम करना हो, दो राज्यों को मिलाना हो, किसी राज्य का बंटवारा करना हो, कुछ भी करना हो, इसके लिए केवल संसद के पास शक्ति है और किसी के पास शक्ति नहीं है। राज्य की विधानसभा से विचार जाना जाता है, लेकिन वो विचार बाध्यकारी नहीं होता। राज्य की विधानसभा कुछ भी विचार व्यक्त करे, अगर संसद राज्य में परिवर्तन करना चाहती है, कोई नया राज्य बनाना चाहती है, तोड़ना चाहती है, तो संसद ये काम आसानी से कर सकती है। तो जब हम आजाद हुए, आप एक बार सोचकर देखिए, तो हम एक बहुत ही विविधतापूर्ण एक देश थे। भाई हमारे देश में कुछ कॉमन तो है ही नहीं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक कुछ भी कॉमन तो है नहीं। तो राज्य किस आधार पे बनेंगे, ये एक बहुत ही डिस्प्यूटेड, एक बड़ा ही डिबेटेड विषय था। तो एक सामान्य मांग जो थी वो ये थी कि भाई राज्यों को हम भाषाई आधार पर बनाएं। तो शुरुआत में भाषाई आधार पर राज्य बनाने का विरोध किया गया, लेकिन उसके बाद क्या किया गया? इन राज्यों का गठन जो है वो भाषाई आधार पर जो है वो किया गया। ठीक है जी, तो भाषाई आधार पर इन राज्यों का गठन जो है वो करने का प्रयास किया गया और आखिरकार राज्यों को भाषाई आधार पर बना दिया गया। ठीक है जी, ये बात क्लियर है। आखिरकार राज्यों को भाषा के ही आधार पर जो है निर्मित कर दिया गया, उसी आधार पर उनको बना दिया गया। लेकिन उसके बाद भी अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग कारणों से राज्यों के पुनर्गठन, पुनर्निर्माण की मांगे हमेशा उठती रही। तो जैसे आपने देखा कि भाई बहुत बार, कई बार आप देखेंगे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल को अलग किया गया है ना। महाराष्ट्र और गुजरात को बॉम्बे राज्य से अलग, बॉम्बे राज्य को तोड़कर महाराष्ट्र और गुजरात को बनाया गया। भाषाई आधार पर आमतौर पर यह किया गया। लेकिन धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो भारत की पॉलिटी परिवर्तित हुई और राज्यों का जो एक बनाने का काम था वो भाषाई आधार पे होने की बजाय अब कैसे होने लगा? विकास और उनकी जो लोगों के आर्थिक विकास के मांग के आधार पे होने लगा। जैसे अगर आप देखेंगे, आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2014 में आपका आंध्र और तेलंगाना का पृथक्करण किया गया। आंध्र और तेलंगाना को अलग किया गया। दोनों राज्य एक ही भाषा बोलते हैं,
दोनों ही राज्य तेलुगु भाषी हैं। तो आंध्र के लोगों में और तेलंगाना के लोगों में जो विवाद था वो भाषा का नहीं था, वो विकास का था। तेलंगाना वालों को लगता था कि विकास का सारा प्रोसेस जो है वो आंध्र प्रदेश को मिल रहा है, तेलंगाना को कुछ नहीं मिल रहा। सन 2000 में, अगर थोड़ा और पीछे जाएं तो सन 2000 में आपने क्या देखा? 3 नए राज्यों का निर्माण देखा। कौन कौन से 3 नए राज्य थे? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और आपका तीसरा कौन सा था? झारखंड। इन 3 नए राज्यों का निर्माण देखा गया। इनमें भी आप देखेंगे भाषाई विवाद नहीं था। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड वाले यूपी वालों से कोई अलग लैंग्वेज बोलते हैं, है ना। यहां पर क्या था? यहां पर भी मामला विकास का था कि इन क्षेत्रों को ऐसा लगता था कि इनका विकास नहीं हो पा रहा है। तो अगर आप अभी भी देखेंगे, अभी भी मणिपुर के अंदर यह मांग चलती है। आपको अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने पढ़ाया था कि मणिपुर के अंदर भी जो आपके कुकी जो समुदाय के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे को आप एक अलग राज्य या एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना के दे दो, जिसका कारण भी विकास की कमी है। तो एक तरह से हम ये तो कह सकते हैं कि भाषाई आधार से हमारे राज्यों की मांग जो है वो अब आपकी इस आधार पे शिफ्ट हो चुकी है कि भाई विकास कितना हुआ है। तो अभी भी अगर आप देखोगे तो भारत के कुछ राज्य बहुत बड़े हैं। डॉक्टर थरूर अपने आर्टिकल में जो आज उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है, उसमें वो कहते हैं कि भारत में जैसे अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश जो है उसकी जनसंख्या 24 करोड़ प्लस है। 24 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। अगर आप बिहार और महाराष्ट्र को देखेंगे तो इनकी जनसंख्या 13 करोड़ से ज्यादा है। तो अगर ये स्वतंत्र देश होते तो एक्चुअली यूरोप के ज्यादातर देशों से ज्यादा इनकी आबादी है। तो ऐसे में इतने बड़े बड़े राज्यों को बनाए रखना कोई ज्यादा इसका औचित्य नहीं है, कोई ज्यादा इसका लाभ नहीं है। और डॉक्टर थरूर कहते हैं कि बहुत समय पहले, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, जब उत्तर प्रदेश में यह एक्टिवली डिस्कस होता था कि क्यों ना हम उत्तर प्रदेश के 3 या 4 टुकड़े कर दें ताकि छोटे राज्यों में प्रशासन बेहतर तरीके से चल पाए। तो डॉक्टर थरूर का इस प्राइवेट मेंबर्स बिल में यह कहते हैं कि आज की तारीख में भी अगर आप देखेंगे तो आपके बोडोलैंड की मांग चलती है, आपके गोरखालैंड की मांग चलती है, अब मणिपुर में भी एक अलग राज्य की मांग शुरू हो गई। तो डॉक्टर थरूर क्या कहते हैं? चूंकि यह अधिकार संसद के पास है और यहां पर किसी भी तरह का प्रक्रिया तय नहीं है, मतलब संसद विचार करेगी और अगर उसको ठीक लगेगा तो राज्य बना देगी। संसद कौन से पैरामीटर्स पे जज करेगी? भाई संसद के पास इसमें विचार करने का क्या तरीका है? यह तरीका स्थापित नहीं है। तो यह सारी की सारी मांगे केवल दबाव पे आधारित है। यानी कि किसी भी राज्य को, किसी भी समूह को ऐसा लग सकता है कि अगर आप एडिक्वेट दबाव डाल पाए, अगर आप पर्याप्त दबाव डाल पाए तो आपको नया राज्य मिल जाएगा, अगर आप दबाव नहीं डाल पाए तो आपको नया राज्य नहीं मिलेगा। तो डॉक्टर थरूर क्या कहते हैं? इसके कारण राज्यों के निर्माण को लेकर अननेसेसरी राजनीति होती है। तो शशि थरूर ये कहते हैं कि वो ये नहीं बताते कि कैसे किया जाना चाहिए, वो कहते हैं कि अब समय आ गया है कि हम राज्यों के निर्माण को डिस्क्रिशनरी पावर, यानी कि ऐसा कोई विवेकपूर्ण जो आपका दिल करे जैसे चाहे वैसे बना दो, ऐसा ना रखें। हम इसके लिए कोई एक सिस्टम बनाएं। तो थरूर क्या मांग करते हैं कि इसके लिए मान लीजिए कोई भी वर्ग है जो अपना एक नया राज्य बनाना चाहता है, तो वो ये कहते हैं कि इसके लिए सिस्टम बनाया जाए, मतलब इसके लिए पैरामीटर तय किए जाएं कि भाई अगर आपको आपका नया राज्य चाहिए तो आपको एक कमेटी बनाई जाएगी, एक सिस्टम बनाया जाएगा, वो आपकी मांग को इन 4 चीजों पर, इन 5 चीजों पर जज करेगा। थरूर कहते हैं कि मैं अपने बिल में ये सब नहीं लिख रहा हूं कि वो पैरामीटर कौन से होने चाहिए, ये संसद डिबेट कर सकती है, संसद डिस्कस कर सकती है, लेकिन ये जो ओपन एंडेड है कि किसी को भी अपने राज्य की मांग करने का अधिकार है और अगर वो पर्याप्त राजनीतिक दबाव डाल पाता है तो संसद उसकी बात को मान लेती है, क्योंकि भाई आखिरकार संसद में है तो सारी की सारी राजनीतिक पार्टियां। ये सिस्टम खत्म किया जाना चाहिए और इसका एक प्रोसेस होना चाहिए कि भाई अगर आपको, जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं अपनी तरफ से, मान लो कि अगर आप अपना एक नया राज्य प्रपोज कर रहे हो, अगर मुझे तय करने दिया जाए तो मैं शायद ये कहूंगा कि आप ये बताओ कि आपके राज्य का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे आएगी, आप ये बताओ कि आपके राज्य के पास राजस्व कमाने के कौन कौन से तरीके हैं, आप पैसा कैसे कमाओगे, क्या आप अपने राज्य का खर्चा खुद चला पाओगे या नहीं चला पाओगे, आप मुझे पहले ये बता दो साहब। अगर आपने ये बता दिया, ये एक पैरामीटर हो गया। दूसरा,
क्या आपके राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? अगर है तो आप उसकी सुरक्षा कैसे करोगे? तीसरा, मतलब इस तरह के आपके राज्य में पर्याप्त पानी है कि नहीं, मतलब जो भी आपके 3-4 पैरामीटर हो सकते हैं, इनका जो है आप हमें डिस्क्रिप्शन दीजिए। इनके आधार पे एक ऑब्जेक्टिव तरीके से, एक वस्तुनिष्ठ तरीके से राज्य को बनाने या ना बनाने का फैसला किया जाना चाहिए। यह फैसला ऐसे डिस्क्रिशनरी नहीं होना चाहिए कि संसद जो है वो अपने आप से स्वविवेक से विचार करेगी। यह बात शशि थरूर कहते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे इसके पूरी तरह से समर्थन में हूं। मुझे ऐसा लगता है कि भारत में राज्यों का निर्माण जो है वो बहुत ज्यादा राजनीतिक हो चुका है और समय आ गया है कि इसको हम राजनीतिक करने की बजाय इसको एक व्यवस्थागत तरीके से करें, इसको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक इसके लिए प्रोसेस स्थापित कर दिया जाए, ताकि जो मांग भी कर रहा है उसके दिमाग में भी रियलिस्टिक उम्मीद हो, एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो कि मुझे राज्य मिल भी सकता है या फिर नहीं मिल सकता। यह बात शशि थरूर कहते हैं और यह मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम वैसे हालांकि देखा जाए तो भारत की संसद में प्राइवेट मेंबर बिल आमतौर पे पारित नहीं होते हैं। भारत की सरकार में, भारत की संसद में जो बिल पारित होते हैं वो सरकार द्वारा लाए जाते हैं। लेकिन कई बार सरकार ऐसा भी करती है, क्योंकि एक प्राइवेट मेंबर्स बिल एक मेंबर ने खुद लिखवाया होता है तो उसमें कई तरह की कमियां हो सकती हैं। सरकार एक प्राइवेट मेंबर्स बिल से प्रेरित होकर अपना खुद का मिलता जुलता बिल ला सकती है। तो ये वो उस तरह का बिल है मेरे ख्याल से जिसको सरकार को पिक करना चाहिए और ये एक अच्छा सुधार है भारत में जो किया जाना चाहिए कि राज्यों का गठन अब जो होगा एक व्यवस्थागत तरीके से होगा। इस मांग में कुछ भी गलत नहीं है। तो इसमें आगे जो भी होगा वो मैं आपको बताऊंगा। आपको क्या लगता है कि राज्यों को अगर बनाना है तो क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए? आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। एक बार फिर आपको बता दूं कि भाई प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट है इस संडे को, सबको देना है प्रीलिम्स के टाइम पर 9:30 बजे, 2:30 बजे। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप में से हर किसी को वो टेस्ट देना है और अपनी तैयारी को एक सही सटीक आकार प्रदान करना है। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।